That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। ईंधन में इस महीने चौथी बार इजाफा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा, पिछली गलती से क्या सीखा। नीट पेपर लीक पर केंद्र और सीबीआई से भी मांगा जवाब। और अमेरिकी विदेश मंत्री ने आमेर महल को बताया अद्भुत, ताजमहल को कहा बेहद खूबसूरत। अब खबरें विस्तार से। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बड़ा इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। ईंधन महंगा होने का असर आम जनता की जेब पर भी पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी इसकी बड़ी वजह है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक हालात पर कहा कि पश्चिम एशिया संकट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं जैसी परिस्थितियां दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। इसके साथ ही ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतें भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी $83, कभी $100 या उससे भी अधिक। ऐसे में सरकार सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर रखे हुए है। मुंबई में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संकटों का बोझ आम जनता तक नहीं पहुंचे और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रहें। No, as I said, the West Asia crisis, Strait of Hormuz crisis, Russia-Ukraine war crisis, Iran, Israel, US war crisis, the supply chain disruption crisis, the increasing fuel price, fertilizer price, and they are not minor increase; they are very serious increases. All of which will have to be paid through foreign exchange only. So these are going to be challenges, but I'm confident, and I'm saying this with responsibility. I'm confident with the guidance of the Prime Minister, we will be able to handle those challenges which are not of our making. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर कहा कि मौजूदा सरकार ने ऐसा आर्थिक संकट पैदा किया है जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। यूपीए सरकार के दौरान जब कच्चे तेल की कीमतें ऊंची थी तब भी सब्सिडी देकर जनता को राहत दी जाती थी। आज सरकार महंगाई और बेरोजगारी नियंत्रित करने में नाकाम है और जनता, खासकर युवा, गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखो, मैं ये कहूंगा कि ये सरकार ने ऐसी नौबत लाई है, मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। ऐसी ही स्थिति पहले यूपीए जमाने में थी कि क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बड़े थे, फिर भी यूपीए गवर्नमेंट लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडाइज करके उसको इतना कम कर दिए थे कि शायद वो काम तो मोदी कर नहीं सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्फ्लेशन मैन मोदी करार दिया। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने आम जनता की जेब काटने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे महीनों से आर्थिक तूफान की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन मोदी सरकार चुनाव में व्यस्त थी। अब पेट्रोल डीजल की कीमतें 8 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी होने वाली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस और ईरान से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीद रहे। मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए?
लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग का मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी रशिया और ईरान से तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहे? 140 करोड़ लोग इस वक्त दुखी हैं। 140 करोड़ लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है? कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है और सरकार इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं, जबकि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। देश में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और लोग पहले से ही परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं परिस्थितियों के चलते देश भर में विरोध प्रदर्शन होना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि 2024 में पहले हुए पेपर लीक के बाद दिए गए निर्देशों और सुधारों पर एनटीए ने ठीक से काम नहीं किया, जो बेहद चिंताजनक है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने एनटीए को निर्देश दिया है कि वो गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करे और बताए कि पहले दिए गए निर्देशों पर क्या कार्रवाई हुई। कोर्ट ने एफएआईएमए की याचिका पर भी नोटिस जारी किया और कहा कि सभी संबंधित मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 29 मई को होगी। एफएआईएमए ने मांग की है कि नीट परीक्षा के लिए या तो नई स्वतंत्र संस्था बनाई जाए या फिर एक हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाए ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर कहा कि मोदी और प्रधान की जोड़ी ने सीबीएसई जैसी संस्था को भी धांधली का प्रतीक बना दिया है। दशकों में पहली बार 18.5 लाख छात्रों की परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग, गलत मार्किंग और जांच की शिकायतें एक हफ्ते से अनसुनी हो रही हैं, जबकि शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। उन्होंने एक 17 वर्षीय छात्र का उदाहरण दिया जिसकी कॉपी गलत जांची गई। न्याय मांगने पर सोशल मीडिया पर उस पर बीजेपी आईटी सेल ने देशद्रोही, सोरोस एजेंट और डीप स्टेट का हिस्सा बताकर गालियां दी। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार युवाओं और जनजेड से डरती है, जो अब सवाल पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े मामले में सीबीआई जांच की मांग पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इसे इतनी भावनात्मकता से नहीं लेना चाहिए और फिलहाल कोई ऐसी गंभीर आपात स्थिति नहीं है जिस पर तुरंत हस्तक्षेप किया जाए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भजनलाल सरकार से महिलाओं से जुड़ी एक प्रमुख कल्याणकारी योजना की बदहाली का मुद्दा उठाया है। सोशल मीडिया पर अखबार में छपी खबर साझा करते हुए गहलोत ने आरोप लगाया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली फ्लैगशिप मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना आज प्रशासनिक शिथिलता और बैंकों की मनमानी का शिकार हो चुकी है। उन्होंने आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि महिला अधिकारिता विभाग की ओर से भेजे गए आवेदनों में से 2500 से अधिक फाइलें बैंकों में लंबित हैं और प्रदेश के 10 बड़े बैंकों ने एक भी महिला को ऋण नहीं दिया है। खुद मुख्यमंत्री का गृह जिला भरतपुर इस योजना के क्रियान्वयन में पूरे राजस्थान में सबसे आखिरी पायदान पर है। गहलोत ने सरकार से कागजी विज्ञापनों से बाहर निकलकर तुरंत बैंकों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।